आपसे हमेशा हमारी बात जो हुई है करेंसी की वैल्यू के हवाले से हुई है। अब सुना है कि आईएमएफ का प्रेशर भी है कि आप करेंसी को डी वैल्यू करें। क्या ये बात जो मैंने सुनी है ये दुरुस्त है या गलत है? और पाकिस्तान का इस वक्त जो दबाव है बैरूनी पेमेंट्स का, जिस तरह से यूएई को हम पैसे वापस कर रहे हैं, जिस तरह से यूरो बॉन्ड जो है वो मैच्योर हो रहे हैं, तो ये सारे दबाव से पाकिस्तान कैसे निकलेगा? खित्ते के अंदर सूरत हाल भी आपके सामने ही है। उसमें ज़ाहिर है कि तेल की कीमतें जब बढ़ेंगी तो आपको ज़्यादा आपका डॉलर खर्च होगा। तो ये सारा जो मैनेजमेंट होगी पाकिस्तान कैसे करेगा? और फिर इसके नतीजे में पाकिस्तान में डॉलर का रेट जो है क्या पाकिस्तान उसको स्टेबल कर पाएगा जैसा कि अभी किया हुआ है 280 के आसपास? तो रहमान फवाद, थोड़ा तामुल से मैं आपको जवाब दे देता हूँ। अव्वल तो मेरा ख्याल है पहले फैक्ट्स पे हम बात करें। पिछले एक साल में 2 सालों से आपका करंट अकाउंट सरप्लस होना चाहिए था, बट एक साल आपने वीट रिपोर्ट करके करंट अकाउंट सरप्लस छोड़ दिया और से पिछले साल हमारा सरप्लस हो चुका है। इस मर्तबा भी अगर आप चाहते तो करंट अकाउंट सरप्लस था। तो जिस कंट्री का करंट अकाउंट सरप्लस हो और उसकी सेंट्रल बैंक पिछले 3 सालों में मार्केट से, प्लीज बी माइंडफुल, मार्केट से 30 रुपए ऊपर देके 26 बिलियन डॉलर खरीदे, उस कंट्री को डीवैल्यूएशन करने की तुक क्या है? डीवैल्यूएशन उस वक्त की जाती है जब आपका एक्सपोर्ट महंगा हो जाए और एक्सपोर्ट को बूस्ट देना हो। फर्ज करें जैसे अगर मेरा एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है दुनिया की कंपटीशन में और मुझे उसको बूस्ट देना है, तो मैं डीवैल्यू करके अपनी लोकल कॉस्ट को कम करता हूं ताकि उनको एडवांटेज मिले। अब हो ये रहा है हमारे मुल्क में, अनफॉर्चुनेट है कि मेरे मुल्क में मेरी एक्सपोर्ट है, अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं पिछले 10 सालों की, तो बेस्ट एक्सपोर्ट मेरी हुई है 2022 में और 2022 में मेरी एक्सपोर्ट हुई है 32.5 बिलियन डॉलर्स और उस वक्त मेरा एक्सचेंज रेट था, वो था अपना 177। अब इसके बाद जो मेरी अगर सबसे बेस्ट एक्सपोर्ट हुई है वो पिछले साल हुई है, यानी 2024 में, और वो हुई है 32.4 बिलियन डॉलर, यानी 100 मिलियन डॉलर कम हुई। और यानी कि आपका एक्सचेंज रेट एवरेज था 284 के करीब था। तो 110 रुपए का, 107 रुपए का करेंसी बढ़ गई, डीवैल्यू हो गई और एक्सपोर्ट आपकी वहीं की वहीं है, बल्कि उससे कम हुई है। तो कौन सी तुक बनती है ऐसी कि आप करेंगे? एक्सपोर्ट पे अगर आप सिर्फ एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करने जा रहे हैं तो आई एम सॉरी, ये आपकी मिथ है, कोई रियलिटी नहीं है। आप इसकी वजह से अपने सिस्टम में इन्फ्लेशन लाएंगे और आप उस मकाम पे पहुंच जाएंगे जब आप 22-23 के हालात जो आपके हो रहे थे कि आप रैंपेंट डिवैल्यूएशन कर रहे थे, आपकी इकोनॉमी हो गई थी, उस वक्त तो आपके पास जवाब था कि उस वक्त की हुकूमत ने बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर ली थी। और आज मुझे बताएं कौन सा जवाब है? आपका कोई करंट अकाउंट डेफिसिट को 20 अरब डॉलर का है? नहीं है। तो फिर आप किस वजह से ये डिवैल्यूएशन करें? मुझे तो समझ ही नहीं पड़ी कि इसकी वजह क्या बन रही है। दूसरी तरफ अगर मुझसे आप पूछेंगे फवाद, तो आपने ये कहा कि उसका रेट, आपका ऑयल का रेट आपका कम आ रहा है, तो भाई उसका एडजस्टमेंट तो आप मैकेनिज्म लगा रहे हो। और हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि आप अगर फर्ज करें 120 तक का, 130 तक का भी डॉलर लेंगे और अगर कंजम्पशन के हिसाब से मैं देखूं, अगर मैं डिमांड को नहीं भी इंक्रीज करवा रहा और अगर अपने टैक्सेस को रैशनलाइज आप कर लें इसको थोड़े अरसे के लिए, तो आप आराम से 1 से 1.5 बिलियन डॉलर आपको ऊपर लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो हमने तो पूरा प्लान इनको दिया है। अब आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए ये आप फ्लैट हो जाएंगे, आपका इन्फ्लेशन आएगा। आपका ये सुना है हमने कि 10% ये डिवैल्यूएशन करने की बात करें, यानी कि आप ये समझ लें 310 के करीब का ये डॉलर करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अब 10% अगर आप डिवैल्यूएशन करेंगे, यानी 30 रुपए करेंगे, तो इसका मतलब है आपका कम से कम 6% इन्फ्लेशन यहाँ ऐड हो रहा है और उसकी वजह से आपको पता है हर चीज में आपकी इंक्रीज होती शुरू हो जाएगी। आपका
जब 6% इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अगर आज आपका 7 है और जब तक आप डिवेल्यूएशन करते हैं 8-9 पे पहुंचते हैं, 6% का मतलब है आप 15% की इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। जब आप 15% इन्फ्लेशन लेके जाएंगे तो आप फिर कहेंगे, अगला स्टेट बैंक का सवाल होगा कि जी ये तो फिर आपका नेगेटिव इंटरेस्ट में चले गए, तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। फिर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करेंगे। फिर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करेंगे तो आपका अपना डेट सर्विसिंग बढ़ जाएगी। जब आपकी डेट सर्विसिंग बढ़ जाएगी तो आप कहेंगे जी आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया। जब आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा आप कहेंगे जी टैक्स रेवेन्यू ज्यादा लाओ। तो भाई ना आप मुझे ग्रोथ करने दे रहे हैं, ना आप मुझे अपना फिस्कल डेफिसिट आप मेरा बढ़ाए जा रहे हैं, ना मेरा परचेजिंग पावर बढ़ाने दे रहे हैं, ना मेरी एक्सपोर्ट बढ़ रही है उससे। तो मैं किस खाते में डिवैल्यूएशन करूं? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आ रही। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स की ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट। इट इज नॉट लाइक आपकी जो यूरोपियन कंट्री की है या किसी और की, ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, जो जिस लेवल की ये बातें कर रहे हैं आज मुझसे, मुझे तो इनकी अकल पे तरस आ रहा है, रहम आ रहा है मुझे कि हम किस तरीके से ब्लाइंड फोल्ड होके आईएमएफ की हर कंडीशन को मान सकते हैं। मैं आपको कहता हूं, जब हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब जब फरमा रहे हैं कि मैं आईएमएफ से अगला प्रोग्राम नहीं लूंगा और ये प्रोग्राम सितंबर 27 में खत्म हो जाएगा, तो यू आर विद 1.5 ईयर लेफ्ट। जब 1.5 ईयर लेफ्ट है आपका, तो भाई आप इनको कहो कि हम एग्जिट मैकेनिज्म में आएंगे और आप हमें ये चीजें ना कहें, हम अपने तौर पे हम अपनी इकोनॉमी को मैनेज कर लेंगे। जब आपकी स्टेट बैंक 24 बिलियन डॉलर लेके, 24 से 26 बिलियन डॉलर लेके आई है 2 से 3 सालों में, पिछले 1 साल में आपके रिजर्व देख लें, 3 बिलियन डॉलर से आप अल्हम्दुलिल्लाह आज 16 बिलियन डॉलर पे, 16.16 बिलियन डॉलर पे बैठे हो। और आज आप ये बात कर रहे हो कि जी मैं इसको यूएई को 3 बिलियन डॉलर, 2 बिलियन डॉलर या 3.5 बिलियन डॉलर, देखिए उनका एक एहसान तो है, उन्होंने हमें टेस्टिंग टाइम में हमारा साथ दिया था ना, तो हम इनका नाशुक्र तो नहीं बन सकते। ठीक है, अब हम आर्म्स लेंथ डील करेंगे, हमारा पीटीसीएल का ड्यूज हम भी लेंगे, वो जो टेक्निकल फीस लेके जा रहे हैं या जो उन्होंने पीटीसीएल के अंदर हमारे साथ किया है, जो हमारा डिविडेंड लेके चले गए 9 से 10 अरब रुपए का, हमें उनका भी क्लेम करना चाहिए विद इंटरेस्ट। सर, लेकिन इसमें अभी ये सवाल पैदा होता है कि जब आप ये 3.5 बिलियन दे देंगे वापस, तो फिर आपके ज़खायर वापस आ जाएंगे 12-12.5 के करीब, तो क्या ये इनफ होगा? सर मैं आपको रेसिपी दे देता हूँ ना, मैं ऐसी तो बात नहीं करूंगा कि कोई ऐसी चीज हो कि जहां मेरे वतन को कोई प्रॉब्लम हो, नहीं हो सकता ना। देखिए, आपके इस वक्त हमारे लोगों के 20 से 30 बिलियन डॉलर आराम से पड़े हुए बात। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, हर साल आपको भी पता है, आप भी यहाँ रहते हो, आपने बिजनेस भी कवर किया है फवाद, हमारे लोगों की ब्लैक मनी जनरेट हो रही है और ये सारे डिजिटल बैंकों के जरिए या हवाला हुंडी के जरिए बाहर जाती है। ये इसमें कोई आर नहीं है। हमारे एक्सचेंज कंट्रोल वीक है, ये मान ले आप। अगर वीक है, हमारे पर हमारी दस्तरस में नहीं है कि हम उनको ठीक कर सकें, ना हमारी डिजिटल बैंक पे कोई दस्तरस है, ना हम उनसे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करके मंगाते हैं, ना हम यूएई से मंगाते हैं जिस तरीके से इंडिया मंगाता है कि हमारे किसी भी शहरी का 5 मिलियन दरम से ज्यादा है तो आप हमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कंपलसरी करेंगे, हम वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें ये करना चाहिए कि हमारी जो लिमिट है 50 लाख रुपए की अंडर सेक्शन 111 सबसेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जिसमें नो क्वेश्चन आस्क्ड है, उसी पैरामीटर को लेते हुए ये 2000 मेरा ख्याल है 15, 16, 17 में हमने की थी। अब इन्फ्लेशनरी भी अगर देखें और डॉलर के हिसाब से भी देखें, 104 का जब डॉलर था, आज वही चीज 280 रुपए की है और आप 310 करने की बात कर रहे हैं मुझसे, तो ये 3 टाइम्स हो गया है। तो 1.5 करोड़ तो वैसे ही बनता है, नहीं 50,000 डॉलर तो वैसे ही बनता है। अगर मैं इनको ये कहूं कि 1 लाख डॉलर आप मुझे अलाउ कर दो, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, पिछला डेटा मुझे ये बता रहा है कि 4 लाख एवरी ईयर रेमिटेंसेस लोग भेजते हैं टैक्स पेयर, और एवरेज रेमिटेंस आती है 30 लाख रुपए पर पर्सन। जब एवरेज 30 लाख रुपए आती है और अगर मैं 60,000 डॉलर भी अगर लेके आता हूं हर बंदे का एवरेज, तो मैं आराम से 24 बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूं। 24 छोड़ दें आप, मुझे 16 भी अगर मिल जाए। देखिए, हमारे पास टोटल जो रीपेबल अब होगा यूएई के कर्जे के बाद, हर साल का हमारे पास 23 अरब डॉलर, 23 से 24 अरब डॉलर होगा, जिसमें से हमारे पास रोल ओवर होगा सऊदीया का और चाइना का मिला के टोटल कोई आपका 14.5 से 15।
आपको $10 बिलियन अरेंज करना है, और आप अगर एक्सचेंज कंट्रोल लाएं और ये विंडो खोल दें, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं अंडरराइट करने के लिए तैयार हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये चैनल खोल दें लीगल वे में, मैं कोई इलीगल बात नहीं करूंगा, कोई FATF की वायलेंस की बात नहीं करूंगा, वायलेशन की बात नहीं करूंगा। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि आप कम से कम $20 से $22 यहां से ला सकते हैं। आपके अपने पाकिस्तानियों का पैसा होगा, आपकी रेमिटेंस आएगी। लेकिन तोला साहब कोई पैसा क्यों लाएगा, किस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाएगा, कहां खर्च करेगा, उसको क्या करेगा पैसा? यहाँ सर आप मेरी बात सुना, अभी भी जो 50 लाख ला रहे हैं तो क्यों ला रहे हैं, आप मुझे इस बात का जवाब दें। आज आपको पता है हमारे पास क्वेरीज आनी शुरू हो गई हैं कि यार वो उन्होंने कहा रोशन डिजिटल अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो क्या हमारे पास वो जो अनरिकॉर्डेड पैसा है बाहर पड़ा हुआ वो हम कर दें? वो क्यों कर रहे हैं? आज दुनिया भौचाल का शिकार है फवाद, और किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। UAE ने अपने रेगुलेशन टाइट कर लिए, UAE ने अपने रेगुलेशन टाइट किए कि $1 लाख से ज्यादा कोई भी भेजे, उनके सेंट्रल बैंक को मना कर दिया है। जो कंट्री $100 मिलियन भेजने के लिए तैयार होती थी 1 मिलियन पे आ गई और 1 लाख पे आ गई। और आप हातिम ताई बन रहे हैं, आप कह रहे हैं जी इनका जो पैसा है RDA अकाउंट में मुझे दे दो। RDA अकाउंट का मतलब क्या है कि ये आपका स्प्रिंग बोर्ड है, अभी यूज होगा, आपके पास आ जाएगा डिपॉजिट, आप बोलेंगे बल्ले बल्ले जी मेरे पास तो सारा पैसा आ गया। और फिर पता चलेगा जब आप RDA से, जब उनको वो सेफ हेवन में दोबारा मोड में चले जाएंगे तो ये सारा पैसा चले जाएगा। तो ये तो हॉट मनी वाला आप हाल करेंगे। यस, यही तोला साहब मेरा आपसे सवाल है ना कि ये हॉट मनी की तरह तो नहीं आगे निकल जाएगा? अगर फर्ज करें मैं कह रहा हूं वो रेमिटेंस के जरिए जिसमें $1 लाख मैं कर दूं, वो तो वापस जाएगा ही नहीं, वो तो डॉलर आपको सरेंडर होगा और आपको यहाँ रुपये मिलेगा। अच्छा, इसमें तोला साहब एक चीज और ऐड कर लीजिएगा ना आपके पूरी गुफ्तगू के अंदर, कि जिस तरह से UAE को आपने रीपे करने की बात की, एक और भी तो चीज़ है ना, रेमिटेंसेस भी तो कम होंगी ना। आप जाहिर है कि जब जंग हो गई है किसी मुल्क में, उसकी अपनी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी मजदूरियां भी कम होंगी लोगों की। 4 महीने में हमारा एस्टिमेट है, मैंने आर्टिकल लिखा है इसमें, 11 मार्च की बिजनेस रिकॉर्ड में हमारे अंदाजे के हिसाब से कोई $1 से $1.5 बिलियन, $4 बिलियन तक कम हो सकती है। ठीक है ना? तो आपका जो एक इंक्रीज मिला था और ये डिक्रीज हो रही है, तो मैं आपको ऑल द मोर रीजन है कि जो मैं आपको रेसिपी दे रहा हूँ वो आप अडॉप्ट कर लें। आपको उसको मिटिगेट कर देगा, बल्कि आपको उसको मल्टीपल टाइम दे देगा। वही जो पैसा आपका छुपा हुआ है, भाई वो बात कर रहे हैं जिनकी एमनेस्टी डिक्लेयर है वो ला सकते हैं, तो भाई वो तो वैसे भी ला सकते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आप उनको एक शेल्टर दे रहे हैं, आप बिल्कुल पाकिस्तान को शेल्टर होम बना रहे हैं IMF के कहने पे। और यही चीज हमने 23 के बजट में ला के रखी थी कि भाई $1 लाख इंपोर्ट करने। तो IMF ने सबसे पहले आके नेगोशिएशन में हमें यही कहा कि इसको रिवर्स करो। क्यों? उनको ये खतरा था कि $20 से $22 बिलियन आ जाएगा, हमारी जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा तोला साहब, अब ये तो मुझे एक बात बताना फवाद, क्या हम पाकिस्तान के लिए बैठे हुए, क्या हम IMF की कंडीशन, आप मुझे बताएं, आपकी कंट्री की इकोनॉमी 3 साल के लिए स्टेबल हुई थी? जो भी आपने ग्रोथ कमाई थी वो क्या इंपोर्ट लेड कमाई थी जो पिछले गवर्नमेंटों में हमने कमाई है 18 में या 22 में? नो, हमने तो स्टेबल करके लाए थे ना। और स्टेबिलिटी में मेरा तो ये आज भी ईमान है कि आज भी आपकी डॉलर जो है 253 का है। और भाई एक्सपोर्टर को आपको नवाजना है ना, मैं आपको तरीका बता देता हूं नवाजने का। उनका $100 जब ये एक्सपोर्ट करते हैं तो $80 का इनका खर्चा है, $70 की इंपोर्ट करते हैं, $10 ये बाहर रख देते हैं अपने एक्सपेंस की मद में। अब रह गए $20 ना। तो अगर फर्ज करो, मैं कहता हूं कि आप डिवैल्यू ना करो, 253 रुपए का डॉलर है फर्ज करें, और 280 का आप ट्रेड करें, जो आपका 27 रुपए बनता है उसका 20% आप उनको दे दो, यानी 5, 6, 7, 10 रुपए कहीं ना कहीं इनको कंपनसेट कर दो, टैक्स में कंपनसेट कर दो, टैरिफ में कंपनसेट कर दो, और यहां से इनसे जान छुड़ाओ आप। और ये $10 क्यों बाहर रखते हैं भाई? एक मिल ओनर है, मुझे तो नहीं पता उसका, कि वो $285 मिलियन की इजिप्ट में फैक्ट्री लगा लेता है। कोई सवाल पूछा आपने उससे कि भाई तुम हमें अकाउंटिंग तो दो कि तुम्हारा और क्या सोर्स था? क्या वो इनकम पाकिस्तान में टैक्स के लिए ऑफर हुई थी? ठीक। अच्छा, ये मी टू मी एक्सपोर्ट होता है, कोई पूछता है? मी टू मी इंपोर्ट होता है, कोई पूछता है? आपने आज तक ये पूछा कि इतनी डिजिटल बैंकें हैं उसमें पाकिस्तानियों के अकाउंट का है? आप तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ बैठे हुए,
क्यों नहीं मांग रहे आप भाई? अच्छा थोड़ा सा एक चीज़ और बताएं, अब ये कैसा एक गवर्नेंस का सिस्टम है कि आप टैक्स कलेक्शन में नाकाम हो जाएं तो आप लेवी के ज़रिए और इस तरह की चीज़ों के ज़रिए जो है वो कलेक्शन शुरू कर दें? तो क्या हमें कभी तो एहतसाब करना चाहिए ना कि जो नाकाम हुआ, या बस खामोशी के साथ उसके साथ हम खुद भुगत लेंगे, घर की बात है घर में रहेगी, और पब्लिक के ऊपर जो है वो आप बोझ डालते जाए? सर ये भी तो जुर्म है ना? अब मुझे हमेशा कहते रहते हैं उस रिपोर्ट को उठा के देख लें, मैं खून के आंसू भी रो सकता हूँ उस रिपोर्ट को देख के जिसमें मैंने टैक्स रिफॉर्म्स रखी थी। उसमें अशराफिया को हमने ऐड किया था, आम आवाम को नहीं किया था। उसमें सेल्स टैक्स में 1% इजाफे की बात नहीं थी, उसमें सैलरी का 1% इजाफा नहीं था, उसमें बिजनेस में कोई बड़ा इजाफा हमने नहीं रखा था। हमने किसको ऐड किया था? उन कंपनीज को किया था जो डिविडेंड नहीं दे रही थी। हमने उनसे भी ये नहीं कहा था कि तुम टैक्स दो, हमने कहा था एडवांस टैक्स दे दो। वो जिसकी दुम पे मैंने पांव रखा है वो आज तक मेरे गले पड़े हुए। हमने ये कहा था कि जो बड़े बड़े जागीरदार, जो ऐसे अशराफिया हैं कि जो टैक्स नहीं देते, उनसे आप उनके टैक्स को कंपेयर कर लें उनकी एसेट की मार्केट वैल्यू के 1% से, और उनसे डिफरेंशियल टैक्स ले लें। वो आज मेरे गले पड़ा हुआ है पॉलिटिकल। इनसे जिनको हमने ललकारा था वो आज बढ़ बढ़ के ये बातें कर रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम में दोबारा आ जाओ और इस कॉम को मार दो। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बिल गेट मेलिंडा फाउंडेशन की आपने पैसे लिए, आपने मैकेंजी से एक रिपोर्ट बनवाई, उस पर क्या अमलदारी हुई मुझे बता दें। ये जो फेसलेस GDs का सिस्टम हमने बना के दिया था, जो बहुत सलीस और बड़ा आयरन क्लैड था, वो आपने छोड़ के एक नया बड़ा लूज सा सिस्टम बनाया, वो फेल हो गया। क्या गीदड़ सिंह थी। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आपके पास लोकल टैलेंट मौजूद है। जब मैंने एज ए चार्ज संभाला एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो मुझे उस वक्त के चेयरमैन आसिम अहमद साहब ने कहा कि तोला भाई मेरे पुराने दोस्त हैं कि इस बुक में यानी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मुझे सिवाय रेट इंक्रीज और डिक्रीज करने के कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप बताएं कहां से निकालेंगे पैसे। मैंने कहा आसिम भाई ट्रस्ट हैव फेथ इन मी, आप मेरे भाइयों की जगह मैं निकाल के दूंगा। और मैंने उसी ऑर्डिनेंस से विदाउट अफेक्टिंग मैंने 2.5 ट्रिलियन के नए टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस निकाल के दी। भाई इस मुल्क की तकदीर कब बदलेगी? जब 5% अपना 7.5% लोग 95% डायरेक्ट टैक्स देंगे और उनके एडवांसेस से चलेगा। 92.5% जो है वो सिर्फ 5% टैक्स देंगे और सारी ये करप्शन की नजर हो जाएगा। तो मैं कहां तक ये चलाऊंगा मेरे भाई? तो साहब क्या आप समझते हैं कि अब ये एक ऐसा मौका आ गया है जंग का, एक ऐसी पैनिक सूरत आ रहा है कि जिसमें हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम इतनी फ्रेजाइल पोजीशन में नहीं रह सकते और कुछ रिफॉर्म्स हम कर पाएंगे? सर आप घोड़ा भी है, मैदान भी है। मैं आपको कह रहा हूं, मैं इस वक्त अगर होता, अल्लाह ताला कभी मौका देगा तो आज मैं इन्फ्लेशन को कम करता, मैं डॉलर को नीचे लाता। जो भी स्टेक होल्डर, जो रेमिटेंस वाले हैं ना, जो हवाले उंडी से देते हैं, मैं इनको कहता कि भाई तुम ऑफिशियल चैनल से भेजो, बैंक को मैं PRI नहीं देता। मैं कहता आप अपने बैंक अकाउंट में भेजें, जितने डॉलर आप भेजेंगे 10 रुपए पर डॉलर टैक्स फ्री मैं उसमें ऐड कर दूं। ये PRI दे के तो मैं और फंसता हूं, ये तो और एक चोरी का दरवाजा है। तो मैं भाई कहां इनको रोकूं? मैं पूरी रिफॉर्म तैयार है, आप बैठे। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गवर्नमेंट की पूरी टीम आके मेरे साथ बैठ जाए, बहस कर ले, या कन्विंस हो जाए या कन्विंस कर दे। तो साहब डार साहब से आपकी बड़ी दोस्ती थी, डार साहब तो आजकल बड़े बड़े आदमी बने हुए हैं, तो कोई डार साहब को समझाने की कोशिश नहीं करते? मेरी आज भी दोस्ती है, मेरे बड़े हैं, मेरे मोहसिन है, और वो रुतबा, वो मकाम इंशाल्लाह मेरी हयाती में और उनकी हयाती में कभी कम नहीं होगा। तो डार साहब कोई इन्फ्लुएंस नहीं करते इन तमाम चीजों के हवाले से? वो भी तो ये सारा कुछ समझ रहे होंगे जो आप फाइनेंस नहीं देखते। देखें फाइनेंस की टीम है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जितना इस वक्त माशाल्लाह सही तरीके से औरंगजेब साहब देख रहे हैं, मेरा ख्याल है उनका एक व्यू बड़ा डिफरेंट होगा इस हालत में।